नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सर। हम फिर से 30 क्वेश्चन एमपी के लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन हम फिर एमपी के लेके आए हैं आपके सामने। पुराने वीडियो में हमने देखा है। स्टार्ट करते हैं, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है ना। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है उसके लिए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखें आप कितना है। कितना क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का। आ, देखें आप इधर 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है ना। और पूछा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। प्रथम स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, चतुर्थ स्थान है ना। ये तीसरा स्थान है, तृतीय स्थान है ना। ठीक है, तो प्रथम है, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ है। तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। जब छत्तीसगढ़, इसको छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से सन 2000 में जब अलग नहीं किया था तो देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश। लेकिन हमने छत्तीसगढ़ को कितना दे दिया है, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर किसको दे दिया हमने, छत्तीसगढ़ को दे दिया। किसको दे दिया, छत्तीसगढ़ को। तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की स्थिति है देश में, वो है आपका द्वितीय स्थान है। देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग देखा जाए तो 3,42,000 के लगभग पड़ता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का स्थान जो है देश में कौन से नंबर का है, द्वितीय स्थान पड़ता है। ठीक है, चलें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य किस घाटी को लेकर विवाद चल रहा है। देखें इंपॉर्टेंट है, यह मध्य प्रदेश है आपका, और मध्य प्रदेश के आसपास कुछ घाटी दे रखी है इसमें। नर्मदा घाटी, ये आपके बीच में नर्मदा घाटी पड़ती है। ठीक है, सोन घाटी, तो ये आपके सोन नदी घाटी यहाँ पड़ती है। किरार घाटी और मोहनिया घाटी। मोहनिया घाटी आपके रीवा के आसपास, मोहनिया घाटी रीवा और सीधी के आसपास पड़ती है। एक घाटी है किरार घाटी। कौन सी घाटी, किरार घाटी, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला, कौन सा जिला, अनूपपुर जिला और छत्तीसगढ़ के बीच में विवादित क्षेत्र है, वो कौन सी है, किरार घाटी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य में कौन सी घाटी विवादित चल रही है, तो वो है आपकी किरार घाटी है ना। ठीक है, चलें नेक्स्ट घाटी देखें आप। भारत में कृषि एवं पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश में किस स्थान पर पाए गए, भीमबेटका, आदमगढ़, हथनोरा या भूतरा में पाए गए, है ना। तो आंसर क्या है, देखिए सबसे पहले हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे। ये आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम देखें सबसे पहले है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पाई जाती है, रायसेन में है भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका रायसेन। ठीक है, उसके बाद हथनोरा कहाँ पड़ता है, हथनोरा जो है आपके सीहोर में है। कहाँ पे है, हथनोरा सीहोर में पड़ता है। भूतरा जो सतना के आसपास पड़ता है, भूतरा सतना। और आदमगढ़ की बात करें तो आदमगढ़, कौन सा, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो ये होशंगाबाद में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं, रायसेन में है। हथनोरा की बात करें तो हथनोरा में दिसंबर 1982 में, दिसंबर 1982 में डॉक्टर अरुण कुमार शोकनिया, क्या नाम है, शोकनिया के द्वारा नर्मदा में पहली बार मानव खोपड़ी के साक्ष्य की खोज की है। किसकी खोज की है, मानव खोपड़ी के साक्ष्यों की खोज हथनोरा में की है। भूतरा सतना के आसपास पड़ता है। तो कृषि एवं पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए, तो आदमगढ़ होशंगाबाद में पाए गए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट देखिए आप। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल का संस्थापक कौन था, होशंगाबाद ना, ये होशंगशाह है, होशंगशाह करना इसको। बाज बहादुर, मोहम्मद खिलजी या दिलावर खां, है ना। दिलावर खां को गोरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, दिलावर खां गोरी के नाम से इसे जाना जाता है, दिलावर खां गोरी के नाम से। ठीक, दिलावर खां गोरी क्या कहा जाता है, दिलावर खां गोरी। ठीक, तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल का संस्थापक किसे कहा जाता है ना। तो ये देखिए आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है उसे क्या कहा जाता है, मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मालवा प्रदेश।
हुसंग शाह उसमें है नहीं, हुसंग शाह ने होशंगाबाद शहर बसाया। बाज बहादुर को हम बात करें तो यही बाज बहादुर और रानी रूपमती का महल जो मध्य प्रदेश के मांडू धार में है। महमूद खिलजी, ये आपके धार जिले में महमूद खिलजी ने एक किले का निर्माण करवाया, धार में करवाया। दिलावर खां घोरी ने, किसने? दिलावर खां गोरी ने मालवा में स्वतंत्र गोरी वंश की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? मालवा में स्वतंत्र गोरी वंश की स्थापना की है। दिलावर खां गोरी का जो मूल नाम है उसे हुसैन के नाम से जाना जाता है, और इसने किसकी स्थापना की? गोरी वंश की स्थापना की। और दिलावर खां गोरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? बुरहानपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? बुरहानपुर में। तो स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल में संस्थापक मालवा में किसने की है? तो दिलावर खां गोरी। अब दिलावर खां गोरी का ही एक उसके बेटे का नाम था अलप खां। क्या नाम था? अलप खां नाम था। उस अलप खां को ही क्या कहा जाता है? हुसंग शाह के नाम से जाना जाता है। चले नेक्स्ट देखें आप। प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? सरला अग्रवाल, निर्मला बुच, कुमारी रूपा गांगुली या आशा गोपालन। देखिए सरला अग्रवाल की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो ये थी आपकी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। क्या थे ये? महिला राज्यपाल थे। ये कब बने थे? 1989 से 90 के बीच में मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। ठीक है। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव का नाम था निर्मला बुच बने हुए थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है ना? इंपॉर्टेंट है, पीएससी ने पूछा है, इसको जरूर ध्यान दें। सिंपल क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो 2 से 4 क्वेश्चन तो आपके सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इनको जरूर देखें आप। तो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 1977, उसके बाद में 1980 और उसके बाद 1990 में 3 बार आयोजित किया गया या 3 बार लगा हुआ था। सर्वाधिक समय तक 1990 में लगा था। काफ़ी लंबा समय कब लगा था? 1990 में लगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C 3 हो जाएगा। चलें 77, 80 और 90 के आसपास। ठीक, चलें नेक्स्ट देखें आप। मालवा पठार में स्थित सिंगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें आप। यहाँ देखें थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा आप जल्दी समझ जाएंगे। थोड़ा सा डायग्राम बना के आपकी बुक में थोड़ा सा ऐड करते जाएं आप लोग। ठीक है। मालवा पठार में स्थित सिंगार चोटी की ऊंचाई कितनी है ना? तो मालवा का जो है भौगोलिक क्षेत्र कितने भागों में बांटा है? इसको 7 भागों में हमने आपको वीडियो में बहुत बार बताया है। आपका मध्य उत्तर प्रदेश, मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो मालवा का पठार, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है उसे मालवा का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवा का पठार कहा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसे मध्य उच्च प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य उच्च प्रदेश। ये वाला जो सेक्शन है इसे बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का पठार। इसका बीच वाला जो हिस्सा है इसे रीवा पन्ना का पठार कहा जाता है। ये वाला बघेलखंड और ये वाला जो सेक्शन है इसे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, बहुत बार बताया गया है, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, और ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अब पूछा क्या है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उस चोटी का नाम है सिंगार चोटी। कौन सी है? 881 मीटर ऊंची है। कितने मीटर है? 881 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D 881 मीटर, है ना। ठीक है। अब मालवा पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे तो वो आपकी है जाना पाव चोटी। कौन सी है? जाना पाव 856 मीटर के लगभग पड़ती है। और यही मालवा जाना पाव के आसपास से एक नदी निकलती है, आपने देखा ही होगा। कौन सी नदी है वो? चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी के आसपास से निकलती है। ठीक है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो 1350 मीटर। क्या नाम है उसका? धूपगढ़ चोटी है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पड़ती है। यहीं आपका बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर ऊंची है। आप जरूर ध्यान दें, आपका रिवीजन हो रहा है अच्छे से, है ना। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मालवा के पठार की सिंगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो वो है आपके 881 मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए आप। वर्ष 2013 में राज्य में ऋतु वैधशाला किस स्थान पर स्थापित की गई? उज्जैन में की गई, इंदौर में की गई, भोपाल में या जबलपुर में? वेधशाला है ना। देखिए 2 वेधशाला है मध्य प्रदेश में, एक ऋतु वेधशाला और एक है आपकी वराह मिहिर वेधशाला, है ना। तो वराह मिहिर वेधशाला मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? वराह
मिहिर वैधशाला इंपॉर्टेंट है। वराह मिहिर वैधशाला आपके बड़नगर में है। कहाँ पे है? बड़नगर में पड़ती हैं। वराह मिहिर वैधशाला बड़नगर आपके उज्जैन में है। और मध्य प्रदेश की 2013 में जो एक वेधशाला बनाई गई है, ऋतु वेधशाला इंदौर में, इसे मौसम वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है। मौसम या ऋतु वेधशाला मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? जबलपुर को संगमरमर की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगमरमर की नगरी के नाम से जबलपुर को जाना जाता है। भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर भोपाल को कहा जाता है। ठीक है, इसे झीलों का शहर, नवाबों का शहर कहा जाता है। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल शहर बसाया था। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर। चलें, जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्राकृतिक क्रिया के द्वारा होता है? बाढ़ से या भूकंप से या ज्वालामुखी उद्गार से या इनमें से कोई नहीं है ना? तो बाढ़ है ना। जलोढ़ मृदा, देखिए भारत की सबसे पहले बात करें तो इसमें कोई दिए नहीं रखा है। पहले हम भारत का मैप बनाएंगे इस तरह से, ये आपका भारत का मैप। और भारत में कल भी हमारी एक वीडियो, पिछले वीडियो में चर्चा हुई है। यहीं पर आपका श्रीलंका पड़ता है, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। तो उत्तर भारत जो है ये पूर्ण रूप से किसका निर्माण करता है? यहाँ पर जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, जहाँ पर कौन सी दो नदी? गंगा और यमुना नदी उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करती है। जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। कौन सी नदी है आपकी? गंगा और यमुना नदी है ना। तो जब नदी अपने जब बहाव के द्वारा जब बाढ़ लेके आती है तो उसके साथ बहुत सारे मिट्टी, गाद, बहुत सारा जो अवसाद लेके बह के आती है, तो वो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वो बहा देती हैं। इसी बाढ़ के दौरान ही इस मृदा का निर्माण होता है। पिछली बार पढ़ा है हमने, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती हैं? जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक तो बांगर मृदा और एक खादर। खादर को नवीन जलोढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीन। इसे जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। और ये आपकी पुरानी जलोढ़ कहलाती है। कौन सी? पुरानी जलोढ़। ये अनुपजाऊ होती है और ये उपजाऊ होती है। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्राकृतिक क्रिया के द्वारा होता है? तो बाढ़ के द्वारा होता है। क्या होता है? जब निचला क्षेत्र होता है तो वहाँ पर पुरानी मिट्टी के ऊपर नवीन मिट्टी गिर जाती है, और जहाँ ऊंचा होता है उस क्षेत्र पर बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता है। इसके द्वारा वो पुरानी मिट्टी जो है वो पुरानी रहती है, और जहाँ पुरानी मिट्टी होती है वहाँ पर नवीन मृदा बिछ जाती है। उसके द्वारा बाढ़ का पानी जब आता है तो उसके द्वारा नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, चलें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़। भूकंप एक धरातली क्षेत्र में होने वाला है, जहाँ पर भूमि के अंदर कहीं चट्टानों के टूटने के कारण कहीं पर स्थलीय क्षेत्र का ऊपर नीचे होना या टूटना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है ना। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखेंगे आप। किस नदी को सूर्य की पुत्री या सूर्य भगवान की पुत्री के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? सूर्य भगवान की पुत्री के नाम से जाना जाता है। थोड़ा मिस्टेक हो गया है। किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री को कहा जाता है? सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है नर्मदा, ताप्ती, चंबल या क्षिप्रा नदी को कहा जाता है ना। तो नर्मदा नदी की हम बात करें तो नर्मदा की क्या कहा जाता है? नर्मदा को कहा जाता है रेवा, इसे सुक्ता कहा जाता है, इसे सोगो देवी कहा जाता है, इसे भूगोलविद क्लॉडियस टॉलमी, क्या नाम था? टॉलमी ने नर्मदा को एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? इसे नामोदोस कहा है। क्या कहा है? नामोदोस के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। सेम चंबल की बात करें तो चंबल को क्या कहा जाता है? चंबल को चरमावती कहा जाता है, इसे धर्मावती कहा जाता है, इसे रति देव की कीर्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रति देव की कीर्ति के नाम से कहा जाता है चंबल नदी को। नर्मदा नदी भ्रंशकगार में बहती है। किस में बहती है? भ्रंशकगार या कच्छारी घाटी या सकरी घाटी या रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी कौन सी है? आपकी नर्मदा नदी है। इसकी जो कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती हैं, जहां गुजरात में 161 किलोमीटर और 74 किलोमीटर महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, ये आपकी नर्मदा नदी। चंबल की जो है वो लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है। हम ताप्ती की बात करें, ताप्ती को बाद में लेते हैं। शिप्रा की बात करें, लगभग शिप्रा जो है 195 किलोमीटर आपके इंदौर के पास जाना पाव और जाना पाव में कांकरी
बरडी पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? शिप्रा नदी का उद्गम होता है। शिप्रा को क्या कहा जाता है? शिप्रा नदी को कनकश्रृंगा कहा जाता है, सोमवती के नाम से जाना जाता है ना, अमृत सभा कहा जाता है शिप्रा नदी को। और हम ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है। शनिदेव की बहन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शनिदेव की बहन ताप्ती नदी कहा जाता है। ताप्ती नदी को मध्य प्रदेश में गर्म जल वाली नदी भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप। इसकी एकमात्र सहायक नदी है वो है आपकी पूर्णा नदी। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है आपके बैतूल जिला। कौन सा जिला? बैतूल जिले के अंतर्गत कालीभीत पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कालीभीत पहाड़ी के मुलताई नगर से होता है। कहाँ से होता है? मुलताई नगर से होता है। इसकी कुल जो लंबाई है 724 किलोमीटर, 195 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर और 965 किलोमीटर। डियर जरूर ध्यान दें आप, इनको सबको नोट करता जाएं, है ना, ये आपके क्वेश्चन आने लायक है। चलें नेक्स्ट देखिए आप। इंदिरा गांधी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर, बेतवा नदी पर, नर्मदा नदी पर या केन नदी पर? नर्मदा की हमने अभी बात किया है, ताप्ती की हम अभी बात किया है। बेतवा नदी की हम बात करें तो बेतवा नदी का जो उद्गम है, क्या है? उद्गम कहाँ से होता है इसका? बेतवा नदी का उद्गम होता है रायसेन जिला। कहाँ से होता है इसका उद्गम? रायसेन जिले से। एक मिनट, रायसेन जिला है ना, कहाँ से होता है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से। इसका जो नाम है वैत्रवती के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है 480 किलोमीटर। इसका जो बहाव है उत्तर पूर्व दिशा में, बेतवा नदी जो आपके हमीरपुर के आसपास किसे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। कैन नदी की हम बात करें, छतरपुर से निकलती है। कैन का प्राचीन नाम क्या है? शुक्तिमती। आप ध्यान रखें, काफ़ी बार आपको बताया है कैन नदी, ठीक है। और इंदिरा गांधी सागर परियोजना, इंदिरा गांधी सागर परियोजना नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे इंदिरा सागर परियोजना। आप थोड़ा सा देखें, इंपॉर्टेंट है, इस पर फैक्ट आपके क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, जरूर ध्यान दें आप, इसको नोट जरूर करें आप। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? थोड़ा सा स्पीडली देखेंगे आप। ये आपका अनूपपुर जिला, इसी के आसपास आपकी अमरकंटक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक पहाड़ी से इसका, अमरकंटक की ऊंचाई 1037 मीटर है। जब यहाँ से निकलती है तो लगभग मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बहते हुए, कितने जिलों में? 15 जिलों में, महाराष्ट्र और आपके इधर पड़ता है गुजरात में बहते हुए ये खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बनाती, मुहाने पर क्या बनाती है? एस्चुरी बनाते हुए अरब सागर में चली जाती है, अरब सागर में ये मिल जाती हैं। ठीक, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है खंडवा जिला। कौन सा जिला? खंडवा जिला के आसपास एक पुनासा पड़ता है, पुनासा। पुनासा में यहीं पर 23 अक्टूबर, कौन से अक्टूबर? 23 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, क्या नाम था? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के ने इस परियोजना का लोकार्पण, इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई? 23 अक्टूबर 1984 को। इस परियोजना को पुनासा परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के 4 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और मध्य प्रदेश के कहाँ पे बनी है? पुनासा के आसपास बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें आप इसको जरूर। मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल में वनों का कितना प्रतिशत है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में IUCN के अनुसार, किसके अनुसार? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचुरल के अनुसार विश्व के किसी भी देश में जो 1% है वो 33% से कम नहीं होना चाहिए। भारत की बात करें तो भारत में कितना परसेंट है? 24 लगभग 30% के लगभग टोटल भारत का जो वन क्षेत्रफल है। सेम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में पूरे भारत के अनुसार कितना वन क्षेत्रफल पड़ता है? तो 30.72% के लगभग पड़ता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, ये एक विश्व की संस्था है जो वनों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है। और इसके अनुसार किसी भी देश में कितने परसेंट वन होना चाहिए अपने भौगोलिक क्षेत्र में? 33%। उस 33% का भारत में कितना है? 24%। और उसका मध्य प्रदेश में कितना है? तो 30.72% के लगभग पड़ता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चले नेक्स्ट देखिए आप।
निम्न में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है ना? कजरी, थांदला, डोंगरी या भरवेली? एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज है ना, मैग्नीज पूछा है, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान। तो ये एक क्षेत्र पड़ता है बालाघाट। कौन सा जिला? बालाघाट। और बालाघाट में जो भरवेली खदान है वो किसके लिए जानी जाती है? मैग्नीज के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है वो तांबा के लिए भी जाना जाता है, इसे तांबा नगरी और मैग्नी नगरी और मैग्नी नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखें आप। यहाँ पर एक और खदान है मलाजखंड, और वो भी आपके तांबा और मैग्नीज के लिए जाना जाता है। ठीक, चलें नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश खनिज निगम विकास निगम की स्थापना कब हुई? 8 जनवरी 1956, 19 जनवरी 1962, 22 जनवरी 1962 या 29 जनवरी 1995 को, है ना, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश खनिज निगम, है ना, खनिज निगम की स्थापना 19 जनवरी 1972 को की गई है। मध्य प्रदेश खनिज निगम 1972। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति 1995 में बनाई गई। कब बनाई गई खनिज नीति? 1995 में। ठीक, चलें नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश में कागज उद्योग पर आधारित नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर की स्थापना किस वर्ष की गई? 1948 में, 1974 में, 1968 में या वर्ष 1958 में की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान दें आप। ये मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश का नाम दिया है नेपानगर। नेपानगर मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो नेपानगर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, आपके बुरहानपुर जिले में। कहाँ पे है? बुरहानपुर जिले में स्थित है। और यहीं पर नेपानगर, कौन सा? नेपानगर जो कारखाना जो बनाया गया था 1948-1949 में स्थापित किया गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। ठीक, चलें नेक्स्ट देखें आप। इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई? 31 अक्टूबर 1956, 22 मई 1955, 21 मई 1956 या 24 मई 1955 को की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार व्यापम ने पूछा है, पीएससी ने इसको बहुत बार पूछा है, आप जरूर ध्यान दें इसमें थोड़ा सा। आकाशवाणी, है ना, रेडियो आकाशवाणी की शुरुआत कब की गई? भारत में रेडियो की शुरुआत 1927 से की गई और 1935 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया था। 1927 मुंबई और 1935 में इसे ऑल इंडियन रेडियो या आकाशवाणी केंद्र के नाम से इसे जाना गया। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत 22 मई, कौन सी मई? 22 मई 1955 को इंदौर से की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। तारीख जरूर देखें आप, तारीख सहित व्यापम जो है वो क्वेश्चन पूछती है ना। ठीक, चलें नेक्स्ट देखें आप। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है ना। साक्षरता दर पूछा है 69.3%, 78.7%, 59.2% या 65.3% के लगभग पड़ती है 2011 के अनुसार। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है ना। तो इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 69.3% के लगभग पड़ती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 69.3% के लगभग। ठीक है ना, तो आंसर ए। चलिए नेक्स्ट देखें आप। 2000 अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वही जनगणना का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूछा है। क्या पूछा है? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 266 प्रति वर्ग किलोमीटर, 256 प्रति वर्ग किलोमीटर, 246 प्रति वर्ग किलोमीटर या 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। हम सबसे पहले जाते हैं थोड़ा सा पीछे, 2001 की बात करें तो 2011 के बीच में, है ना। तो 2001 में जो था वो 194 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 2011 में जब जनगणना हुई तो 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया। कितना है? 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। अब ये बात हम भारत की बात करें तो भारत में जिस तरह से 2011 में भारत की जो जनगणना थी, 2011 की जनगणना भारत की वो 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना। और स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? स्वतंत्र भारत की वो 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना अभी 21 में होने वाली थी लेकिन हुई नहीं है। तो 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। भारत के हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 384 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कहाँ का है? वो भारत का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, भारत का कितना है? 384 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक, चले नेक्स्ट देखें आप। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी या श्योरपुर? इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत का 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम
साक्षरता दर वाला जिला भारत का पूछे तो वही आपका कौन सा है, अलीराजपुर है। ये महिलाओं में भी है और ये पुरुषों में भी सबसे कम साक्षर है और वो हो जाएगा आपका अलीराजपुर, है ना। लगभग कितनी है, लगभग 37% के लगभग यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर है, लगभग 30% के लगभग महिला साक्षरता। पुरुषों में कितना है, पुरुषों में देखा जाए तो वो आपका है लगभग 37%, और महिलाओं की बात करें तो लगभग वो आपके 30% से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, तो अलीराजपुर, है ना। चलें ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। निम्न युगों में से कौन सा सही युग्म नहीं है, उत्सव और स्थान इसमें दे रखा है, तो कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, टेपा सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है, उज्जैन में मनाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ की बात करें बुंदेलखंड उत्सव, है ना, बुंदेलखंड उत्सव जो है ये छतरपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। नर्मदा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, नर्मदा उत्सव जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा की पूजा की जाती है। तो नर्मदा उत्सव भेड़ाघाट को क्या कहा जाता है, संगमरमर की नगरी, क्या कहा जाता है, संगमरमर की नगरी, सफ़ेद संगमरमर की नगरी के नाम से भेड़ाघाट को जाना जाता है। लोक रंग समारोह ये मनाया जाता है भोपाल में मनाया जाता है, ना कि इंदौर में। तो हमारा जो आंसर है उसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, तो लोक रंग महोत्सव भोपाल में मनाया जाता है, ना कि इंदौर में मनाया जाता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। चले, है ना, नेक्स्ट देखें आप। चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, भील जनजाति, कोरकू, बंजारा या भारिया जनजाति, है ना। चटकोरा मध्य प्रदेश में सभी जनजातियाँ पाई जाती हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, सिंपल सा है, आप आराम से डायग्राम बना सकते हो आप। मध्य प्रदेश में सबसे पहले भील की बात करें तो ये जो भील जनजाति है आपके पश्चिमी भाग क्या, बंजारा जो है, बंजारा घूमती फुरती जनजाति है, मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिम उत्तर जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती हैं। कोरकू जनजाति की बात करें तो कोरकू जो है आपके बैतूल में मुख्य रूप से पाई जाती है, कहाँ पाई जाती हैं, बैतूल में पाई जाती हैं। और भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कहाँ पे, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। कौन सा पाई जाती है, छिंदवाड़ा में, जो आपके पातालकोट, कहाँ पे, पातालकोट के आसपास में पाई जाती है। यही छिंदवाड़ा में एक क्षेत्र पड़ता है, जंगल है जिसे तामिया के जंगल कहा जाता है। पूछा गया है तामिया मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, तो छिंदवाड़ा में है, ठीक है। तो कि कौन सी जनजाति जो है वो आपको चटकोरा नृत्य करती है, तो कोरकू जनजाति जो है वो कौन सा नृत्य करती है, चटकोरा नृत्य। और कहाँ पाई जाती है कोरकू, आपके बैतूल जिले में पाई जाती है। भारिया आपके कहाँ पे है, तो ये आपके छिंदवाड़ा में अभी बता दिया है। बंजारा घूमती फिरती जनजाति है, ये आपके मध्य प्रदेश के पश्चिम और उत्तर क्षेत्र के आसपास जो आपके हैं, नीमच मंदसौर है, आपके अगर मालवा है या गुना है, इनके आसपास में पाई जाती है। और भील जनजाति मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, झाबुआ में पाई जाती हैं। तो चटकोरा नृत्य आपकी कोरकू जनजाति। चलो नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, ये आपका मैप है और यहीं पर आप देखेंगे आप थोड़ा सा, ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी भील अभी बताया है, भील जो है आपके झाबुआ में पाई जाती है। गोंड जो है आपके मंडला में, गोंड कहाँ पे, मंडला, फिर आपका हुआ जबलपुर, है ना, मंडला, जबलपुर, शहडोल, आपके डिंडोरी के आसपास पाई जाती। कोरकू वही बताया बैतूल में, कोरकू कहाँ पर, बैतूल। और सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सहरिया जनजाति पाई जाती। इसका सहरिया का जो मूल स्थान राजस्थान का कोटा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान का कोटा क्षेत्र। और वह आकर कहाँ बस गए, मध्य प्रदेश में बस गए। सहरिया जनजाति संग्रहालय, सहरिया जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के श्योपुर में है। कहाँ पे है, श्योपुर जिले में है, सहरिया जनजातीय संग्रहालय बना हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हाँ हमारा आंसर है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए सबसे पहली जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपकी भील है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है, वो है गोंड है। लेकिन एक समूह के रूप में सबसे बड़ी जनजाति, आपसे यूँ पूछे कि एक समूह के रूप में सबसे बड़ी जनजाति है, तो वो है आपकी गोंड जनजाति है। कौन सी जनजाति है, गोंड जनजाति। याद रखें ये क्वेश्चन आने लायक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखें आप।
भीलों के निवास को क्या कहा जाता है? कुछ जनजाति है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इसमें। कुर कहा जाता है या कु कहा जाता है, तपड़ा कहा जाता है या फाल्या कहा जाता है या सहराना कहा जाता है? तो भील जनजाति के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाल्या निवास स्थान। और इनके घरों को क्या कहा जाता है? कु कहा जाता है। इनके घरों को क्या कहा जाता है? कु कहा जाता है। यहीं पर एक जनजाति है सहराना, एक जनजाति जिसका नाम है सहरिया। कौन सी जनजाति? सहरिया। अपने घरों को क्या कहती है? सहराना के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, तो सहरिया जनजाति सहराना, और भील जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? फाल्या कहा जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन है। भील जनजाति में चित्रकला चलती हैं। कौन सी चित्रकला चलती हैं? आपको पिछले वीडियो में बताया है। पिथोरा। कौन सी? पिथोरा चित्रकला। कौन सी चित्रकला? पिथोरा चित्रकला। और पिथोरा चित्रकला के जो प्रमुख है जो पेमा फाल्या। कौन है? पेमा फाल्या। और उन्हीं के नाम से उनके घरों या इस तरह से उनके घरों को क्या कहा जाता है? फाल्या कहा जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फाल्या। भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? फाल्या के नाम से उन्हें जाना जाता है। चले नेक्स्ट देखेंगे आप। दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा 2.5 सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? बढ़िया क्वेश्चन है। सीहोर में, धार में, ग्वालियर में या भोपाल में? 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। अच्छा, दोस्त मोहम्मद खान पूछें तो आपको कहाँ माइंड में आता है? तो सीधे हम कहाँ चले जाते हैं? भोपाल में ही दोस्त मोहम्मद खान ने 2.5 सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण करवाया। और आधुनिक भोपाल शहर की नींव किसने रखी? आधुनिक भोपाल शहर किसने बसाया? तो वो बसाया दोस्त मोहम्मद खान ने बसाया। किसने बसाया? दोस्त मोहम्मद खान ने बसाया है। इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखें आप। ग्वालियर की बात करें तो यहीं सूरज सेन का किला। सीहोर की बात करें तो सीहोर में एक प्राचीन चंद्रगुप्त द्वितीय, किसके नाम से? चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पर एक गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर? गणेश मंदिर, जिसे सिद्ध विनायक गणेश मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। धार की बात करें तो धार में एक मस्जिद है, लाट की मस्जिद। कौन सी मस्जिद? लाट की मस्जिद धार में। और धार में कमाल मोला मस्जिद। कौन सी? कमाल मोला मस्जिद धार में। और धार में एक सागर है, मुंज सागर। कौन सा सागर? मुंज सागर धार में है। ठीक है, और धार में एक शहर है मांडू, जिसे आनंद की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोस्त मोहम्मद खान ने 2.5 सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण कहाँ पे करवाया? भोपाल में करवाया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें आप। एक टोकरी भर मिट्टी प्रसिद्ध कहानी के रचनाकार कौन है? माधवराव सप्रे, अमृतलाल बेगड़, अटल बिहारी वाजपेयी या माखनलाल चतुर्वेदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने लायक है, आप उसको जरूर नोट करते जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है वो 4 अप्रैल 1889 में 1989 में हुआ। कहाँ पे हुआ? होशंगाबाद में हुआ। ठीक है, इनका जन्म जो कहाँ पे हुआ? आपके जबलपुर जिले में हुआ। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को कहाँ पे हुआ? ग्वालियर में हुआ, है ना। इन्हीं के नाम से मध्य प्रदेश शासन सुशासन दिवस मनाती है। सुशासन, गुड गवर्नेंस डे मनाती है। सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी के पर मनाती हैं। अमृतलाल बेगड़ की बात करें, इन्हें नर्मदा पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। इनकी जो रचना है, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, अमृतस्य नर्मदा, किनकी? अमृतलाल बेगड़ की। ये हिंदी लेखक, ये अंग्रेजी लेखक, ये उर्दू लेखक, ये गुजराती लेखक के नाम से भी जाना जाता है। और एक चित्रकार भी थे, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी जो है, इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे ने लिखी है। ये कहानी किसने लिखा है? माधवराव सप्रे। और ये माधवराव सप्रे मध्य प्रदेश के दमोह जिले से संबंधित हैं। कहाँ संबंधित हैं? दमोह जिले से। ये क्या थे? एक पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति थे। और माधवराव सप्रे संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय? माधवराव सप्रे संग्रहालय, इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करें आप। संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये आपके भोपाल में है ना, माधवराव सप्रे संग्रहालय। और माधवराव पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो पूछे तो आपके भोपाल में है। ठीक है, तो एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। और ये किस जिले से संबंधित? दमोह जिले से। ठीक, चले अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात करें तो उनकी बहुत सारी रचनाएं थी। राजनीति के रपटी ले रहा है, रंग रंग मेरा, हिंदू परिचय, मृत्यु हत्या, है ना। ठीक है, और 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। किन्हें? अटल बिहारी वाजपेयी। और 2018 में इनकी मृत्यु हो गई। चलें नेक्स्ट देखें आप।
निमाड़ में चूलगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म के लिए, मेले के लिए, किलों के लिए या अफीम के लिए जाना जाता है ना। तो ये आपका मध्य प्रदेश है। और पूछा है निमाड़ क्षेत्र पूछा है तो आप बता सकते हो आराम से। निमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, जहाँ पर आपका आता है खंडवा या खरगोन और बड़वानी और धार, ये सभी अलीराजपुर जिले निमाड़ जिले के नाम से जाना जाता है। तो निमाड़ जो है, ये जो चूलगिरी है, ये बड़वानी जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बड़वानी। और बड़वानी में जो आपका चूलगिरी है वो 52 गजा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? 52 गजा के नाम से। जो 52 गज है, कितने गज हैं? 52 गज हैं। और 72 फीट ऊंची मूर्ति है। और मूर्ति किसकी है? भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। कौन की मूर्ति है? भगवान आदिनाथ की, जो किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। तो चूलगिरी कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो वो है आपके बड़वानी में है। और किसके लिए जाना जाता है? भगवान आदिनाथ की जैन धर्म की मूर्ति, आदिनाथ की जैन धर्म की मूर्ति के लिए जाना जाता है। तो आंसर हमारा जैन धर्म। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा है बड़वानी को क्या कहा जाता है? निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। बड़वानी को क्या कहा जाता है? निमाड़ का पेरिस। निमाड़ का पेरिस बड़वानी, ठीक, पेरिस। ये आपको पिछले वीडियो में बताया है, जरूर इसको आप नोट करें। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? भवभूति को, कालिदास को, भर्तृहरि को या बाणभट्ट को? बाणभट्ट की बात करें तो राजा विक्रमादित्य। कौन? राजा विक्रमादित्य, जो कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा थे। और उन्हीं के बड़े भाई कौन थे? राजा भर्तृहरि। और इन्होंने लगभग 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक उज्जैन का शासन किया। और अपनी समाधि कहाँ पे, समाधि कहाँ ले ली इन्होंने? सरिस्का, सरिस्का जो राजस्थान में है, सरिस्का में इनकी समाधि है, ठीक है। बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट को क्या कहा जाता है? शिल्पी कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिल्पी कवि। बाणभट्ट कादंबरी और पार्वती परिणय, मुकुटताड़ितम और हर्षचरितम इनकी रचना है। बाणभट्ट किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। दरबार में कवि थे कौन? बाणभट्ट, है ना। 6वीं शताब्दी के आसपास की बात है। कालिदास की बात करें तो कालिदास का जन्म कहाँ पे होता है? कहाँ हुआ है? उज्जैन में हुआ है। और इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर के नाम से कालिदास को जाना जाता है। पिछले वीडियो में इनके बारे में अच्छा खासा बताया है। तो भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो भवभूति को भारत का मिल्टन, भारत का अम्बेक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। अब इनकी रचना कौन सी? भवभूति की। भवभूति की रचना जो है मालती माधव, क्या है? मालती माधव, उत्तरामचरित, उत्तरामचरितम और महावीर चरितम, महावीर चरितम इनकी प्रमुख रचना है। किसकी? भवभूति। तो भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? भवभूति को कहा जाता है। भवभूति समारोह कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में मनाया जाता है, जो हमने पिछला वीडियो में देखा है। चले नेक्स्ट देखेंगे आप। प्रभात जोशी पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट में, हॉकी में, मलखम्ब में या बैडमिंटन में, है ना। ठीक है, बैडमिंटन, हॉकी की बात करें तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, हॉकी में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। बैडमिंटन में 1 या 2 के साथ में ये प्रतियोगिता होती है। और मलखम्ब की बात करें तो मलखम्ब में एक पुरस्कार दिया जाता है, प्रभात जोशी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? प्रभात जोशी पुरस्कार। प्रभात जोशी जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से थे। कहाँ से थे? सीहोर जिले से थे। और मलखम्ब पुरस्कार या मलखम्ब अकादमी की स्थापना 2013 में कहाँ पे की गई? उज्जैन में की गई। उज्जैन में ही मलखम्ब अकेडमी बनाया गया, यही इस पुरस्कार की स्थापना की गई। और इसी खेल में प्रभात जोशी पुरस्कार मलखम्ब में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दें आप। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो है मलखम्ब है ना। एक पोल के ऊपर अपने जो इस खिलाड़ी के जो व्यक्ति होते हैं वो अपना करतब दिखाते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। प्रसिद्ध संगीत के सम्राट तानसेन का, है ना, ये का है, का बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे, देवजी, मूलशंकर या रामदास? तो सबसे पहले हम मूलशंकर की बात करें तो मूलशंकर जो है दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर नाम था। रामदास की बात करें तो रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु क्या थे?
आध्यात्मिक गुरु थे रामदास, और शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु कौन थे, वो दादाजी कोंडदेव। याद रखें आप, दादाजी कोंडदेव उनके राजनीतिक गुरु थे। तो तानसेन का बचपन का नाम, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ, 1506 में बेहट गांव ग्वालियर में हुआ, और रामतनु पांडे के नाम से उन्हें बचपन में जाना जाता था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। रामतनु पांडे या तन्ना मिश्रा भी इन्हें कहा जाता था, तन्ना मिश्र, भारत का संगीत सम्राट तानसेन। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। चले नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, नौशाद को, उषा खन्ना को, आशा भोसले को, या बाल सुब्रमण्यम को दिया गया। तो सीधे आंसर की बात करें, लता मंगेशकर पुरस्कार प्रथम किससे दिया गया था, तो वो नौशाद अली को दिया गया था। किसको दिया गया था, नौशाद अली को। ठीक है डियर, ये हमारे 30 क्वेश्चन आज हुए हैं। जो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।